दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है यम के बेटे। ये राम रहीम सीरीज की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए आप YouTube चैनल कॉमिक्स तक के फोल्डर में जाके इसके पिछले 2 भाग जरूर देखें, तब आपको ये कहानी अच्छी तरह समझ में आएगी। अब आगे। अब वह नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। चलो, मेरा हाथ पकड़ लो। जैसे ही वे सीढ़ियां उतरकर एक कमरे में पहुंचे। कौन हो तुम? खबरदार, शायद मैं किसी गुप्त तहखाने में हूं। जेके ने अपनी कैप और आंखों पर चढ़ा चश्मा उतार दिया। बंदूकों की कोई जरूरत नहीं, यह मैं हूं, जेके। ओह मिस्टर जेके, लेकिन यह तुम्हारे साथ कौन है? जेके ने रहीम की आंखों से पट्टी उतार दी। नया मेंबर, तुम इसे अन्य नए छोकरों के केबिन में ले जाओ। इसकी भी जांच पड़ताल करनी है। ओके, लगता यही इनका गुप्त अड्डा है, परंतु मार्ग तो देख नहीं सका। राम को कैसे पता बताऊंगा? वह व्यक्ति रहीम को लेकर एक तरफ चल पड़ा। अब मुझे बॉस को इस नए छोकरे के विषय में खबर करनी चाहिए। शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप चलते रहो बेटा। वक्त आने पर मालूम पड़ेगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। बदमाश रहीम को लेकर एक बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां 5-6 लड़के पहले से मौजूद थे। लो छोकरों, तुम्हारा एक और नया दोस्त। हुर्रे, अब और मजा रहेगा। आओ आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें यहाँ किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं है छोकरों? बिल्कुल भी नहीं उस्ताद। शायद ये नए हैं, फंसे हैं इस दल में, जिनकी मेरी तरह ही जांच पड़ताल होनी है। बदमाश के जाने के पश्चात आओ मित्र, ताश के 2-2 हाथ हो जाएं। जरूर, लेकिन पहले मैं निवृत्त होना चाहता हूँ। रहीम ने राम से संपर्क स्थापित करने के लिए लेटरिन जाने का बहाना किया। इस तरफ दाईं ओर निश्चिंत होकर निपट आओ। तब तक आपस में ही एक बाजी लगा लेते हैं। लेटरिन में पहुंचकर रहीम ने चारों तरफ से अस्वस्थ होकर दरवाजा बंद किया। फिर कलाई में घड़ी उतारकर उसका पिछला हिस्सा खोल दिया। अब वह घड़ी रूपी एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर थी। हेलो हेलो, राम स्पीकिंग। ओह रहीम, क्या रिपोर्ट है? मैं राम बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम इस समय? राम इस समय अपने घर में मौजूद था और रहीम के मैसेज का ही इंतजार कर रहा था। फिलहाल तो लेटरिन में हूँ। वैसे यह लेटरिन किसी इमारत के अंडरग्राउंड तहखाने में मौजूद है। फिर रहीम ने सारी बात बताने लगा। अंत में वह बोला, यहाँ मेरी तरह ही 6 नए लड़के और हैं, जिनकी छानबीन होनी है। अपनी छानबीन की तुम चिंता न करो, मैंने सब प्रबंध कर लिया है। हाँ, तुमने अपने रहने का पता वही बदनाम इलाके वाला ही बताया है ना? फिर राम ने उसे समझाते हुए कहा, सुनो रहीम, तुम्हें अब बड़ी सावधानी से रहते हुए इनके अड्डे और इनके मार्ग के बारे में पता लगाना है और बराबर मुझसे संबंध बनाए रखना है। ठीक है, मैं समझ गया, तुम निश्चिंत रहो। फिर रहीम ने संबंध विच्छेद कर घड़ी पूर्वत कलाई में पहन ली और लेटरिन में ऐसे ही पानी बहाकर रहीम बाहर निकल आया। शुक्र है इस तरफ कोई नहीं आया है। जब रहीम कमरे से वापस लौटा तो उसे वे लड़के ताश खेलने में व्यस्त दिखाई दिए। आओ आओ दोस्त, बांटे तुम्हारे भी पत्ते। बांटो भाई, अब तो कुछ दिनों तक इसी से दिल बहलाना होगा। फिर रहीम भी उनके साथ ताश खेलने में मगन हो गया। उधर
जेके ट्रांसमीटर पर अपने बॉस मौत के दूत से कह रहा था, लड़का धंधे में नया जरूर है बॉस, लेकिन काफ़ी तेज मालूम पड़ता है। विश्वास है जल्दी उस्तादी हासिल कर लेगा। ठीक है, लेकिन दल में शामिल करने से पहले उसके विषय में अच्छी तरह जानकारी हासिल कर लो। मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ओके बॉस। अगले दिन जेके भेष बदलकर रहीम के विषय में छानबीन करने उसके बताए ठिकाने पर पहुंचा। क्या आप मुझे कालिया के बारे में बता सकते हैं, कहाँ गया वह? कालिया? रहीम ने अपना नाम कालिया ही बताया था। अरे बाबा, उस कमबख्त का नाम ना लो, पूरे मोहल्ले को उसने बदनाम कर रखा है। क्यों, ऐसा क्या किया उसने? राम ने वहाँ अपने आदमियों का पूरा जाल बिछाया हुआ था। वह व्यक्ति भी उसी का सिखाया हुआ था। उसी व्यक्ति ने उसे वह सब बातें बताई जो राम ने उसे सिखा पढ़ा कर रखी थी। ओह, लेकिन अब वह कहाँ मिलेगा? होगा किसी थाने में बंद, या हाथ पैर तोड़वा कर किसी अस्पताल में पड़ा होगा। कम से कम वह दिखाई नहीं पड़ा। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। लेकिन बाबा, तुम कौन हो और उसके बारे में यह सब क्यों पूछ रहे हो? मैं उसका दादा हूँ। 2 साल पहले वह घर से भाग गया था। बड़ी मुश्किल से खोजबीन करने के पश्चात उसका यह पता मिला। लेकिन अरे बाबा, ऐसे नपूते की फिक्र छोड़ो और लौट जाओ घर को, वरना वह तुम्हें भी अपनी तरह बदनाम कर देगा। इसी तरह जेके आसपास के और भी लोगों से मिला। सभी ने रहीम यानी कालिया के बारे में वही सब कुछ बताया। अरे बाबा, हमसे क्या पूछते हो? उसके बारे में तो किसी थाने से पता करो। यानी कालिया वास्तव में इस दुनिया में अकेला और बेसहारा है। ओह। अच्छी तरह छानबीन करने के पश्चात जेके संतुष्ट होकर वापस लौट पड़ा। चलकर बॉस को खुशखबरी दूं। उसके उस इलाके से जाने के पश्चात जेके से मिलने वाले लोग एक कमरे में पहुंचे जहां राम पहले से ही मौजूद था। वह संतुष्ट होकर चला गया। राम भैया, गुड। अरे, उसे किसी प्रकार का संदेह तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं बेटे, हमने उसे अच्छी तरह वही समझाया जो तुमने कहा था। शाबाश, लो अपना अपना इनाम संभालो। जुग जुग जियो बेटा। धन्यवाद राम भैया। रुपए बांटने के पश्चात, लेकिन ध्यान रहे फिर यदि कोई कालिया के विषय में पूछने आए तो तुम्हें यही सब कुछ ही बताना है। किसी को भी मेरे बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। निश्चिंत रहो भैया, ऐसा ही होगा। फिर राम उस इलाके के से निकलकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर चीफ से मिलने चल पड़ा। चीफ को सारी बातों से अवगत कराना जरूरी है। अब किसी भी समय पुलिस फोर्स की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। बाल सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में पहुंचा कर राम ने सारी बात चीफ को बता दी। सुनकर चीफ मुखर्जी प्रसन्न हो उठे। शाबाश राम, वास्तव में तुम्हारी योजना कारगुजारी प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है अब मौत का दूत ज़्यादा समय तक कानून को धोखा नहीं दे पाएगा, शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। मुझे भी विश्वास है सर, लेकिन फिर भी हमें उस समय का इंतजार करना होगा जब तक कि रहीम उनके अड्डे के बारे में कोई विश्वस्त सूचना ना दे दे। रहीम जैसे कुशग्र के लड़के की इस कार्रवाई में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चीफ, हमें किसी समय भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। चिंता मत करो, मैं पुलिस कमिश्नर से आज ही बातें करके सब व्यवस्था कर लूँगा। फिर आवश्यक बातें करने के पश्चात राम घर वापस लौट पड़ा। उधर अड्डे पर लौटने पर जेके की मुलाकात अपने बॉस से हुई। जेके ने कालिया और रहीम के बारे में मिली मालूमात से उसे अवगत कराया। तो तुम्हारे कथन अनुसार वह छोकरा काम का है? यस बॉस।
ठीक है, उसे ग्रुप बी के छोकरों के साथ कल से काम पर लगा दो। जैसी आपकी आज्ञा बॉस। फिर बॉस दिलावर की ओर पलटा। सलमा की ओर से कोई नई रिपोर्ट दिलावर? नो बॉस। लगता है यह छोकरी हमारा सारा काम चौपट करके रहेगी। समझ में नहीं आता कि आखिर वह इतनी सुस्त क्यों चल रही है। क्या मैं उससे कांटेक्ट करूं बॉस? बिल्कुल करो। उसे सख्त निर्देश दो कि वह जल्द से जल्द अपना काम पूरा करे। एक तरफ पुलिस और उन दोनों शैतान छोकरों राम रहीम ने परेशान कर रखा है, तो दूसरी तरफ इस छोकरी ने। फिर आवश्यक निर्देश देने के बाद बॉस अपना वापस लौट गया। बॉस के जाने के पश्चात जेके ने रहीम को अपने पास बुलवा ले भेजा। तुम्हारे लिए यह खुशखबरी है चेले की बॉस ने तुम्हें अपने दल में शामिल कर दिया है। बॉस, वहाँ पहले से ही कुछ और लड़के भी मौजूद थे। हाँ चेले, मैं तुम्हारा गुरु जरूर हूँ, लेकिन मेरा गुरु मेरा बॉस मौत का दूत है, जिसका चेहरा आज तक ना मैंने देखा है ना किसी और ने। ओह, तो क्या आप मुझे अपने गुरु से नहीं मिलवाएंगे? वक्त आने पर जरूर मिलवाऊंगा, फिलहाल तुम इनसे मिलो। लगता है इन्हें मुझ पर विश्वास हो चुका है। शायद राम की गुड फिट बैठी है। ये है मुल्ला, रघु, शेरू, जॉनी। अब तुम्हें इन्हीं के साथ काम करना होगा। ओके उस्ताद। और यह है कालिया, तुम्हारा नया साथी। नए धंधे के लिए बधाई। लेकिन उस्ताद, काम के विषय में तो तुमने बताया नहीं। काम तुम्हें इन्हीं छोकरे समझा देंगे, लेकिन नए होने के नाते तुम्हें जरा सावधान रहना होगा। फिर जेके अन्य लड़कों की ओर मुड़कर बोला, मुन्ना, आज रात के लिए तुमने कौन सा इलाका अथवा स्थान चुना है? रेलवे स्टेशन उस्ताद। बहुत बढ़िया, लेकिन जरा सावधान रहना। पुलिस का खतरा आजकल बहुत बढ़ गया है। पता नहीं कौन सा चक्कर चलाएंगे ये रेलवे स्टेशन पर। राम को सूचित करना होगा। तुम निश्चिंत रहो उस्ताद। रहीम अपने नए साथियों के साथ एक अन्य कमरे में पहुंचा। आओ दोस्त, मिलने की खुशी में एक एक जाम हो जाए। जरूर, लेकिन पहले बाथरूम। वह उस तरफ रहा। तब तक हम जाम तैयार करते हैं। ठीक है। बाथरूम में प्रविष्ट होकर रहीम ने घड़ीनुमा ट्रांसमीटर पर पुनः राम से संपर्क स्थापित किया और उसे सारे हालातों से अवगत करा दिया। फिर अंत में बोला, मेरा विचार है कि वे यात्रियों की जेबों पर हाथ साफ करने का इरादा रखते हैं। दूसरी ओर राम सब कुछ सुनकर गंभीर हो उठा। खैर, मामला जो भी हो, मैं पुलिस फोर्स के साथ आज रात वहीं मौजूद रहूंगा। लेकिन राम भैया, उन पर हाथ मत डाल बैठना, वरना मेरी पोजीशन इनकी निगाहों में संदिग्ध हो जाएगी। ठीक है। क्या तुम्हें अड्डे के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है? नहीं, लेकिन शायद आज रात बाहर निकल कर कुछ मालूम हो जाए। फिर आवश्यक बातें करने के पश्चात दोनों ने संपर्क तोड़ दिया। रहीम से संबंध विच्छेद कर राम ने घड़ी को पूर्ववत किया। फिर फोन पर चीफ से बातचीत करने लगा। मैं चाहता हूं चीफ की रात आप भी मेरे साथ स्टेशन पर मौजूद रहें। पुलिस को फिलहाल साथ ना ही ले तो उचित रहेगा। ठीक है। इधर एक सुप्रसिद्ध होटल में। क्या बात है राजेश, आज तुम कुछ परेशान से हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रिय, दरअसल कल मुझे कुछ सीक्रेट पेपर लेकर शहर से बाहर जाना है, उसी के लिए सोच रहा था। वह आदमी था मिलिट्री का एक अफसर, मेजर राजेश, और लड़की थी उसकी प्रेयसी सलमा। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती, हर समय काम ही काम। कभी मेरे बारे में भी कुछ सोचा है? अरे, तुम तो नाराज हो गई। सलमा ने अभिनय तो रूठने का किया था, जबकि क्रेट पेपर का नाम सुनकर वह मन ही मन चौकन्नी हो उठी थी। नाराज?
ना हूँ तो और क्या करूँ। अब सीक्रेट पेपर के बहाने तुम मेरे मुझसे ना जाने कब तक के लिए जुदा हो जाओगे। बिल्कुल गलत। यह जुदाई लंबे समय के लिए नहीं, केवल 3-4 दिन के लिए होगी। कल मैं यहाँ से सीक्रेट पेपर लूँगा और रामगढ़ जाकर हेडक्वार्टर के सुपुर्द कर दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा चौथे दिन ठीक तुम्हारे सामने होऊंगा। क्या सच? बिल्कुल सच प्रिय। चलो अब चलते हैं। चलो, मुझे भी आज घर जरा जल्दी पहुँचना है। चिंता मत करो प्रिय, रामगढ़ से लौटने के पश्चात तुम्हारे पिताजी से बातें करके तुम्हारे घर पहुँचने की यह जल्दी भी दूर कर दूंगा। मैं भी तुमसे राजेश छुप छुप कर मिलना अब अच्छा नहीं लगता। अरे, मैं तो तुमसे यही पूछना ही भूल गई कि आखिर तुम रामगढ़ कैसे सीक्रेट पेपर लेकर जा रहे हो। जरा धीरे बोलो। वे पेपर हमारे देश के कुछ गुप्त फौजी अड्डों से संबंधित हैं। ओह। उसके बाद राजेश सलमा से विदा होकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक तरफ चल पड़ा। ओह कल राजेश, अब तुम शायद ही रामगढ़ पहुंच पाओ। फिर सलमा एक टैक्सी में सवार होकर अपने फ्लैट की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर बॉस को सूचित करूंगी तो वे जरूर प्रसन्न होंगे। सलमा ने जैसे ही अपने फ्लैट के भीतर कदम रखा वैसे ही एक तरफ रखे फ़ोन की घंटी बज उठी। ओह, फ़ोन शायद बॉस का ही हो। हेलो, मैं सलमा बोल रही हूँ। मैं दिलावर। तुम क्या करती फिर रही हो? बॉस तुमसे सख्त नाराज हैं। बॉस के लिए खुशखबरी है दिलावर, सुनो। फिर सलमा ने राजेश से हुई आज की बातचीत का वर्णन करने लगी। सब कुछ सुनने के पश्चात दूसरी ओर से दिलावर ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, खबर अच्छी है, सचमुच बॉस खुश होंगे। लेकिन सुनो सलमा, काम हर कीमत पर हो जाना चाहिए, वरना। मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो। गुड। इधर बदमाशों के अड्डे पर उसी रात ठीक 8 बजे। चलो सब, इनमें सवार हो जाओ। निश्चित स्थान पर तुम्हें उतार दिया जाएगा। ओके बॉस। इस अंडरग्राउंड अड्डे पर गाड़ी लगता है इस अड्डे के भीतर ही भीतर वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। अफसोस अभी तक पूरे अड्डे को देखने का कोई मौका नहीं मिला। जब चारों लड़के उस बंद गाड़ी में सवार हो गए। क्यों चेले, तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलो जल्दी से सवार हो जाओ। ओह हाँ। फिर रहीम ने भी गाड़ी में सवार होने में देर नहीं लगाई। वह बंद गाड़ी उन्हें लेकर एक तरफ दौड़ पड़ी। गाड़ी किसी मार्ग से होकर जा रही थी, यह रहीम न जान सका क्योंकि गाड़ी का पिछला हिस्सा चारों ओर से बंद था। राम का अनुमान ठीक ही निकला। ऐसी गाड़ी को ले जाने का मतलब है ये लोग अपने अड्डे का किसी को पता नहीं लगने देना चाहते। फिर भी मौका पाकर इनसे मालूम करने की कोशिश करूंगा। काफ़ी समय तक लगातार दौड़ते रहने के पश्चात गाड़ी रुकी और एक व्यक्ति ने बाहर से द्वार खोल दिया। चलो सब बाहर निकल आओ। अन्य लड़कों के साथ रहीम भी बाहर निकला। सुनो, स्टेशन यहाँ से पास ही है। ठीक 11 बजे मैं तुम लोगों को यहीं इंतज़ार करूँगा। लेकिन चाचा, आज इतनी जल्दी क्यों? और दिन तो यह जगह तो वही है जहाँ पर जेके ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। पुलिस का खतरा बहुत बढ़ गया है, इसलिए बॉस ने ऐसा आदेश दिया है। ओह, बड़े सतर्क हैं ये लोग। फिर ठीक है चाचा, अच्छा हम चलते हैं। चलो दोस्तों। कुछ देर बाद वे पांचों रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफार्म पर थे। चारों तरफ फैलकर अपने अपने शिकार की तलाश करो। ठीक 1 घंटे बाद हम बाहर मिलेंगे। ओके। पता नहीं राम कहाँ है। सभी इधर उधर भीड़ में खो गए और ऐसे आदमी की तलाश करने लगे जिसकी जेब आदि की आसानी से साफ कर सकें। लेकिन रहीम
राम की तलाश में था। राम की खोज में रहीम इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी एक लड़का आकर उससे टकराया। ए, अंधे हो क्या? वह राम था जो उसका उस समय मेकअप में था। दिखाई नहीं देता तो कहो, एक हाथ में आंखें खोल दूंगा। सी सी सी, चीखो मत, यह मैं हूँ राम। ओह राम भैया, बोलो मत, चुपचाप मेरे पीछे चले आओ। रहीम राम के पीछे पीछे चलता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जो सुनसान था। वहां चीफ मुखर्जी भी छिद्दम वेश में मौजूद थे। किसी को शक तो नहीं हुआ राम? ओह चीफ, नो चीफ। रहीम ने सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराया और यह भी बताया कि ठीक 11 बजे उन्हें वहां मिलना है। अंत में वह बोला, अफसोस यही है चीफ कि अभी तक मैं उनके अड्डे और वहां तक पहुंचने के मार्ग के विषय में कुछ भी नहीं जान सका। ओह, सब कुछ जानने सुनने के पश्चात चीफ मुखर्जी बोले, ठीक है तुम जाओ, यहाँ ज़्यादा देर रुकना तुम्हारे लिए उचित ना होगा। हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। ओके। और रहीम वापस लौट पड़ा। रहीम के जाने के पश्चात अब आपका क्या प्रोग्राम है चीफ? मेरे विचार से हमें यहाँ ना रुककर उस स्थान पर पहुँचना चाहिए जहाँ रहीम आदि को ठीक 11 बजे एकत्रित होने के लिए कहा गया है। कहीं आपका इरादा उनका पीछा करने का तो नहीं? बिल्कुल ठीक समझे। उनकी गाड़ी का पीछा करके हम उनके अड्डे तक पहुंच सकते हैं। अति सुंदर। इधर रहीम 1 घंटे तक व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहा और फिर उस स्थान पर पहुंच गया जहां उन सभी ने मिलना था। अभी तक कोई नहीं आया। ना जाने मुझसे खाली हाथ पाकर वे क्या सोचे। कोई बहाना तो करना ही पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद ही एक एक करके चारों अन्य लड़के भी वहां पहुंच गए। तुम्हारा क्या रहा कालिया? ओह, एक पर हाथ साफ किया लेकिन बटुआ खाली ही मिला। और तुम्हारा रघु? मोटा पर्स हाथ लगाए, काफी माल है। गुड। तीसरे ने भी कहा, मेरे हाथ भी मोटी रकम लगी है। शाबाश। लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया शेरू। चौथे लड़के शेरू ने कहा, मेरे हाथ लगा तो कुछ नहीं, लेकिन यदि तुम लोग मदद करो तो काफी तगड़ा माल हाथ लग सकता है। वह कैसे? शेरू ने धीरे धीरे उन्हें कुछ समझाया। सुनकर सभी एक स्वर में बोल उठे, तो फिर देर किस बात की? चलो हम तैयार हैं। तो फिर आओ मेरे साथ, मेरा शिकार भीतर ही है। शेरू उन्हें लेकर जिस प्लेटफार्म पर पहुंचा वहां एक ट्रेन लगी थी लेकिन भीड़ भाड़ नहीं थी। हमें दूसरी ओर पहुंचना है। इंजन की ओर से 5वां डिब्बा, उसी में है वह शिकार। तो आओ इस डिब्बे से होकर दूसरी ओर पहुंचते हैं। उस डिब्बे के बीच से होकर वे दूसरी ओर जा पहुंचे। उस तरफ एक भी आदमी नहीं था। वह डिब्बा आगे है, चलो आओ मेरे पीछे पीछे। एक डिब्बा के सामने, वह देखो, वह रहा शिकार। हमें उसके गहने से हार उड़ाना है गले से। खिड़की के निकट एक स्त्री गहनों से लदी बैठी थी। सभी की निगाहें उस महिला के गले पर पड़ी। मान लो वास्तव में तगड़ा है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक हाथ कैसे जाएगा? एक बढ़िया उपाय है मेरे दिमाग में, तो जल्दी बताओ ना यार। 2 जने पिट्ठू बनेंगे और मैं उन पर चढ़कर खिड़की तक पहुंच जाऊंगा। बाकी 2 आसपास नजर रखेंगे। अति शानदार शेरू, वास्तव में तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। फिर देर मत करो, चलो शुरू हो जाओ। फिर शेरू, रघु और मुन्ना चुपचाप खिड़की के नीचे पहुंच गए और रहीम एवं जानी आसपास नजर रखने के लिए चौकन्ने हो गए। चलो पिट्ठू बनो जल्दी। दोनों के पिट्ठू बनते ही शेरू लपक कर उसकी पीठ पर चढ़ गया। दूसरे ही क्षण उसके हाथ बिजली की गति से हरकत में आए। स्त्री मैगजीन पढ़ने में इतनी तल्लीन थी कि उसे
गले से हार निकलने का तुरंत ही आवाज ना हो पाया। काम बन गया, चलो अब भाग निकलें। परंतु अभी वे दौड़ते हुए कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन्हें पीछे से स्त्री की चीख सुनाई दी। शायद उसे हार के चोरी हो जाने का पता चल गया था। तेज दौड़ो, स्टेशन से बाहर निकल चलो, यदि घेर लिए गए तो कचूमा निकाल दिया जाएगा। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। किसी तरह वे सकुशल स्टेशन से बाहर निकलने में सफल हो ही गए। शुक्र है किसी चक्कर में नहीं फंसे। अब हमें सीधे कोर्ट स्ट्रीट पहुंचना चाहिए। हाँ चलो, आज का माल देखकर बॉस खुश हो जाएगा। फिर वे उस स्थान पर पहुंचे जहां गाड़ी से उन्हें छोड़ गया था। अभी 11 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, अतः इंतजार करना होगा। लेकिन उनमें से किसी को यह स्पष्ट नहीं मालूम था कि उन पर चीफ मुखर्जी और बाल एजेंट राम की नज़र है। वे लोग तो आ पहुंचे हैं, लेकिन रहीम के कथनानुसार गाड़ी उन्हें लेने नहीं पहुंची। अभी 11 बजने में 15 मिनट शेष है। इधर उचित मौका देख रहीम ने बात आरंभ की। यार, यदि गाड़ी हमें लेने नहीं आई तो क्या हुआ? अड्डा नंबर 2 पर चले जाएंगे। इसका निर्देश हमें पहले से ही है। अच्छा, नंबर 2 अड्डा? हाँ, तुम नए हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। आमतौर पर से हमें लोग वहीं एकत्रित होते हैं, यानी हम जैसे सभी सदस्य, और वहीं से हमें माल बॉस के हवाले करने और रिपोर्ट देने के लिए मुख्य अड्डे ले जाया जाता है। कल रात भी हम वहाँ गए थे, लेकिन तुम्हारे कारण हमें रोक लिया गया, वरना सुबह हमें अड्डे नंबर 2 पर पहुंचा दिया जाता और वहीं से हम धंधे पर निकलते और वहीं वापस लौट जाते। यह नया रहस्य जानकर रहीम मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। तो क्या तुम में से किसी को भी मुख्य अड्डे का पता नहीं? हमें क्या, मौत के दूत के किसी भी छोकरे सदस्य को उस अड्डे का कोई पता नहीं है। वह कहाँ और किधर है? तब उस्ताद जेके व दिवाकर आदि, उन्हें अड्डे के बारे में तो मालूम है, लेकिन वे बॉस व उनके निवास स्थान के बारे में कुछ नहीं जानते। तो क्या आज तक किसी ने भी बॉस की शक्ल नहीं देखी? शक्ल तो दूर, वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है यह भी कोई नहीं जानता। कालिया उर्फ रहीम को ज़्यादा प्रश्न करते व बॉस के प्रति उत्सुकता दिखाते देख जानी, जो उसका निडर तथा गंभीर नंबर स्वर में बोला, बॉस और मुख्य अड्डे के विषय में ज़्यादा जिज्ञासा मत रखो दोस्त, वरना खतरे में पड़ जाओगे। हमसे तो इस विषय में चर्चा कर बैठे, लेकिन बड़े सदस्यों से इस संबंध में भूलकर भी चर्चा मत करना, वरना वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ओह, तभी वह देखो, शायद गाड़ी हमें लेने आ पहुंची है। इधर राम और चीफ मुखर्जी की भी दृष्टि आने वाली गाड़ी पर पड़ी। वह देखो चीफ, हाँ, गाड़ी उन्हें लेने आ पहुंची है। गाड़ी लड़कों के पास आकर रुकी। क्यों छोकरों, कैसी गुजरी आज? बहुत बढ़िया चचा, काफ़ी तगड़ा माल हाथ लगा है। शायद चीफ और राम हम पर नज़र रखे हुए हैं। शाबाश, अब फटाफट बैठो ताकि जल्दी निकल चलें। बॉस तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। चलो दोस्तों। सबके सवार होने के पश्चात जब गाड़ी कुछ आगे बढ़ गई तो चीफ मुखर्जी ने अपनी कार स्टार्ट कर उनके पीछे दौड़ा दी। जानबूझकर चीफ मुखर्जी ने अपनी कार की हेडलाइट बुझा रखी थी, लेकिन जल्दी बंद गाड़ी
चालक को पीछा किए जाने का पता चल गया। ओह, वह कार काफ़ी देर से पीछे लगी हुई है, कहीं पीछा तो नहीं हो रहा। स्पीड बढ़ाऊं। एकाएक स्टेशन वैगन की स्पीड तेज होते देख राम और चीफ मुखर्जी चौंक उठे। चीफ, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है, आप भी रफ्तार तेज कीजिए। लगता है उसके चालक को पीछा किए जाने का शक हो गया। चीफ मुखर्जी ने भी अपनी गाड़ी स्पीड बढ़ा दी। जब अगली गाड़ी के चालक ने पीछा न छूटते देख उसने ट्रांसमीटर पर अपने अड्डे से संपर्क स्थापित किया। हेलो हेलो हेलो, रखाल स्पीकिंग। दूसरी ओर से मुख्य अड्डे पर दिलावर ने ट्रांसमीटर पर संदेश रिसीव किया। यस, दिलावर स्पीकिंग। क्या बात है रखाल? मेरा पीछा किया जा रहा है, मदद की तुरंत ज़रूरत है। चालक ने जल्दी से दिवाकर को सारी स्थिति से अवगत कराया। ओह, लेकिन चिंता मत करो, उन्हें डॉज देते हुए सुभाष मार्ग और लॉरेंस रोड की गलियों में घूमते रहो। ठीक 10 मिनट में मदद पहुंच जाएगी। ठीक है। पीछा जारी रहा। गाड़ी का चालक सुभाष मार्ग और लॉरेंस रोड की गलियों में इधर उधर अपनी गाड़ी घुमाता रहा। ठीक 10 मिनट बाद जब स्टेशन वैगन का चालक चीफ मुखर्जी व राम को चकमा देकर एक गली से निकलकर मुख्य सड़क पर आया तो उसे अपने आगे एक मालवाहक ट्रक धीमी गति से दौड़ता हुआ दिखाई दिया। ओह, हरी बत्ती, मदद आ पहुंची है। तभी उस विशाल ट्रक का पिछला हिस्सा खुल गया, अंदर आने का संकेत है। फिर उसमें से एक मोटी व फौलादी चादर बाहर निकली और सड़क को छूने लगी। स्पीड बढ़ाओ। रखाल तेज गति के साथ गाड़ी को उस फौलादी नुमा सड़क पर चढ़ाता ले गया। दूसरे क्षण उसकी गाड़ी उस विशाल मालवाहक ट्रक के भीतर थी। गाड़ी के भीतर पहुंचते ही पहले फौलादी प्लेट भीतर सरकी, फिर द्वार बंद हो गया। जब चीफ मुखर्जी को गाड़ी पीछा करते हुए उस सड़क पर पहुंची तो सिवाय उस विशाल ट्रक के उन्हें और कोई गाड़ी वहां नहीं दिखाई दी। अरे, वह स्टेशन वैगन कहाँ गई? उस ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं, शायद कुछ बता सके। ट्रक को रोक उन्होंने ड्राइवर से पूछा। क्यों भाई, यहाँ से नीले रंग की किसी स्टेशन वैगन का तुमने जाते देखा है? नहीं साहब। ट्रक के आगे बढ़ जाने के पश्चात लगता है कमबख्त चकमा दे गया। हाँ, अब वापस लौटने के सिवाय और कोई चारा नहीं। इधर कुछ समय पश्चात मौत के दूत के मुख्य अड्डे पर। शाबाश छोकरों, आज वास्तव में तुमने बहुत लंबा हाथ मारा है। तभी स्टेशन वैगन के चालक रखाल ने पीछा करने वाली बात कह सुनाई। वह तो गनीमत था बॉस कि सही समय पर मदद पहुंच गई, वरना शायद आज मैं छोकरों समेत पुलिस के मुंह चंगुल में फंस गया होता। ओह, लेकिन पुलिस को तुम लोगों की भनक कैसे लग गई? यह बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बॉस। खैर छोड़ो, जाओ और जाकर मौज मस्ती लो। तुम लोगों से मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ रहा। यदि भाग्य ने साथ दिया तो कल फौजी सीक्रेट पेपर भी हमारे पास होंगे। इसी के साथ नकाबपोश हंसने लगा। फौजी सीक्रेट पेपर? उफ, जरूर कोई गहरा चक्कर है। अगले दिन सैनिक छावनी में। यह बैग आपको रामगढ़ हेडक्वार्टर फील्ड मार्शल मिस्टर मल्होत्रा तक पहुंचाना है मेजर। यस सर। इस सील बंद बैग में क्या है और इसकी क्या महत्व है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। अपने ही देश के कुछ दुश्मन अपने देश के महत्वपूर्ण राज दुश्मन देश को सप्लाई कर रहे हैं।
अतः आपको पूरी तरह सावधान रहना है। यदि ये पेपर दुश्मन के हाथ लग गए तो अनर्थ हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें सर, मेरे जीते जी दुश्मन इसे छू भी नहीं सकते। गुड, अब आप जा सकते हैं। आपको रामगढ़ किस तरफ पहुंचना है यह मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। विश यू गुड लक। मेजर राजेश बैग लेकर सैनिक छावनी से बाहर निकला। देखो, उसने टैक्सी रोकी। सलमा को सतर्क करो। रेलवे स्टेशन। अच्छा साहब, एक सुनसान स्थान पर। राजेश टैक्सी में आ रहा है, तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद सलमा को दूर से एक टैक्सी आती दिखाई दी। उसमें राजेश ही होगा। जब टैक्सी चालक ने सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़े व टैक्सी को रोकने का संकेत करते देखा। साहब, एक लड़की लिफ्ट मांग रही है। कोई मुसीबत की मारी लगती है, बिठा लो। ड्राइवर ने जब टैक्सी सलमा के निकट ले जाकर रोकी तो पिछली सीट पर बैठा राजेश उसे देखकर चौंक उठा। अरे सलमा, तुम? अरे तुम राजेश? द्वार खोलकर राजेश ने सलमा को अपने साथ बिठाया। ड्राइवर ने गाड़ी पुनः दौड़ा दी। तुम इस सुनसान स्थान पर कैसे? बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? फिलहाल रेलवे स्टेशन और वहाँ से रामगढ़। चक्कर मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। समझ गई, महत्वपूर्ण कागजातों को पहुँचाने के लिए। बिल्कुल ठीक समझी। बस वहीं से लौटकर सीधा तुम्हारे पिता से मिलूंगा। हाँ, अब बताओ, इस वीरान स्थान पर तुम कैसे पहुंची? जरूर, तो सुनो। और बिजली की फुर्ती के साथ सलमा ने अपने पर्स से एक नन्हा से रिवॉल्वर निकालकर राजेश के सीने पर तान दिया। मैं तुम्हारे ही चक्कर में यहाँ आई थी, उन्हीं कागजातों को हासिल करने के लिए जिन्हें तुम रामगढ़ पहुँचाने जा रहे हो। ओह, धोखा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। नहीं ड्राइवर, ऐसी मूर्खता न करना। राजेश पर रिवॉल्वर ताने देख ड्राइवर घबरा उठा। मैडम, यह आप? चुपचाप ड्राइविंग करते रहो, वरना तुम्हारी खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। धोखेबाज औरत, अब मैं समझा। तुम दुश्मनों से मिली हुई हो और उसे हमारे गुप्त राज भेज रही हो, और उन गुप्त राजों को प्राप्त करने के लिए तुम मेरे साथ प्रेम का नाटक कर रही थी। समझे तो ठीक, लेकिन बहुत देर से समझे। मेरे पिता से मिलना चाहते हो ना, तो जाओ। वे स्वर्ग या नरक में कहीं भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ओह मक्कार युवती। इसी के साथ उस युवती ने गोली चला दी और राजेश के प्राण पखेरु उड़ गए। सलमा ने बैग पर कब्जा किया। ड्राइवर, गाड़ी रोको। जी जी जी। ड्राइवर ने घबराकर तुरंत गाड़ी रोक दी। सलमा उतरकर भयानक स्वर में ड्राइवर से बोली, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जी जी जी, बहुत अच्छा। अपनी जान बचती देख ड्राइवर ने पूरी गति से गाड़ी को दौड़ा दिया। मूर्ख, कितनी भी तेज क्यों न भागो, मौत की गति तुम्हारी गाड़ी से ज़्यादा तेज साबित होगी। और तभी टैक्सी ज़्यादा दूर पहुंची भी ना था कि एक भयानक विस्फोट के साथ उसके परकच्चे उड़ गए। टाइम बम ने बाकी का काम पूरा ईमानदारी से पूरा किया। अब उनकी लाशों को भी कोई नहीं पहचान पाएगा। ड्राइवर की मौत के साथ ही यह राज भी कोई नहीं जान पाएगा कि राजेश के साथ यह दुर्घटना कैसे घटी और सीक्रेट पेपर कहाँ गए। कुछ ही देर बाद अपने ही साथी आ रहे हैं, लगता है। आने वाली कार सलमा के निकट आकर रुकी। क्या रहा? सफलता। फिर सलमा ने सारा किस्सा कह सुनाया। गुड,
तब चलो तुरंत अड्डे पर पहुँचें। हाँ, यहाँ रुकने में खतरा है, कोई भी आ सकता है। मैं भी यही कहना चाहती थी। चलो मुख्य अड्डे पर। शाबाश, ये महत्वपूर्ण कागजात हम सबकी तकदीर बदल देंगे। करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे हमें मित्र देश से। रहीम का एक आड़ में छुपकर सब कुछ देख और सुन रहा था। तो हमारे देश के सीक्रेट पेपर आखिरकार इनके हाथ लग ही गए। जबकि बॉस रहीम की मौजूदगी से बेखबर कह रहा था, सुनो सलमा, अब तुम्हें कुछ और महत्वपूर्ण कागजात देश के महत्वपूर्ण लोगों से प्राप्त करने हैं। समझाने के बाद अब तुम लोग जाओ और अपना अपना काम करो। मैं मित्र देश की इस सफलता की सूचना देता हूँ। ओके बॉस। राम के जाने के बाद जैसे सभी व्यक्ति वहां से चले गए, सबके जाने के बाद मौत के दूत भी उस कमरे से निकला और एक अन्य कमरे में पहुंच गया। वहाँ यंत्रों का जाल सा बिछा हुआ था। वह एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर पर किसी देश से संपर्क स्थापित करने लगा। हेलो हेलो, इधर मेजर राजेश की मौत और महत्वपूर्ण कागजातों के गायब होने से पूरे देश और सरकारी मशीनरी में हंगामा मच गया। सेना के उच्च अधिकारियों ने तुरंत एक विशेष मीटिंग बुलाई। कुछ भी समझ में नहीं आता। यदि राजेश की मौत वास्तव में दुर्घटना में ही हुई है तो वे कागजात कहाँ गए? मुझे इस दुर्घटना में किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। कागजातों के महत्व का पता चलने पर पुलिस विभाग में भी हलचल मची। ऊपर से आदेश मिला है कि गायब होने वाले कागजात अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, अतः पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी जाए और उन्हें पुनः प्राप्त करने की कोशिश की जाए। संभव है कि वे पेपर अपने ही देश के दुश्मन मौत के दूत ने उड़ाए हों। स्वयं बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल मुखर्जी भी चिंतित हो उठे। राम, यदि वे कागजात वास्तव में मौत के दूत ने ही उड़ाए हैं तो गजब हो जाएगा। रहीम की पिछली रिपोर्ट के अनुसार तो स्पष्ट है कि वे सीक्रेट पेपर मौत के दूत नहीं उड़ाए होंगे। फिर भी असलियत रहीम की अगली सूचना पर ही मालूम हो सकेगी। ओह, समझ में नहीं आता कि रहीम ने अभी तक इस संबंध में रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। तभी ओह, रहीम की ही लगती है कॉल। घड़ी को ट्रांसमीटर के रूप में एडजस्ट करने पर रहीम की आवाज़ उभरी। वे कागजात मौत के दूत के हाथ लग चुके हैं और वह कुछ ही दिनों में उन्हें हमारे पड़ोसी दुश्मन देश के हवाले करने जा रहा है। ओह, गजब हो जाएगा। जहां देश भर में मौत के दूत को पकड़ने की सरगर्मी चल रही थी, वहां कुछ दिन बाद मुख्य अड्डे पर। सुनो दिलावर, मित्र देश का एजेंट उन गुप्त कागजातों को लेने हमारे देश आ पहुंचा है। रहीम ये सब बात छिपकर सुन रहा था। होटल 3 स्टार नंबर 10 में वह ठहरा है। तुम उसे आज रात यहाँ लेकर आओगे। ओके बॉस। उसका नाम फूचिंग है। परिवार परिचय शब्द रहेगा काला गुलाब। ओह, तो यह बात है। काला गुलाब, ठीक है बॉस। उसके बाद बॉस जेके से बोला, अब तुम सुनो जेके, मैं चाहता हूं कि इस खुशी के मौके पर हमारे तमाम बड़े विश्वस्त साथी यहाँ उपस्थित हों और छोटे सदस्य दूसरे अड्डे पर। ऐसा ही होगा बॉस। सारी बातें सुनने के पश्चात रहीम का दिमाग तेजी से घूमने लगा। होटल 3 स्टार रूम नंबर 10, नाम फूचिंग, कोड काला गुलाब और सभी सदस्य आज रात यहाँ उपस्थित रहेंगे। इससे अच्छा मौका इन पर हाथ डालने का फिर कभी नहीं मिलेगा। राम को सूचित करूं। मौका देखकर रहीम ने
राम से घड़ीनुमा ट्रांसमीटर पर संपर्क बनाया और उसे सारी बातों से अवगत करा दिया। ध्यान रखना राम, इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। चिंता मत करो रहीम, आज की रात मौत के दूत के लिए काल साबित होगी। राम तुरंत चीफ मुखर्जी से मिला और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराता हुआ अंत में बोला, मेरे दिमाग में एक योजना है चीफ, जरा ध्यान से सुनिए। फिर राम चीफ को अपनी योजना बताने लगा। शाबाश राम, वास्तव में तुम्हारी योजना बहुत शानदार है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है। यह खतरा तो मोल लेना ही होगा चीफ, लेकिन आप चिंता न करें, देश के दुश्मनों से निपटना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इधर होटल 3 स्टार रूम नंबर 10 में ठीक 10 बजे मौत के दूत का आदमी मुझे लेने आएगा, तब तक यहीं सही। तभी कालबेल बज उठी। ट्रिन ट्रिन। ओह, शायद मौत के दूत का आदमी हो, लेकिन इतनी जल्दी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, धड़ाक, और जब फूचिंग संभलता, खबरदार हिलने की कोशिश मत करना। बाप रे पुलिस। लेकिन रात के ठीक 10 बजे जब दिलावर होटल 3 स्टार के रूम नंबर 10 में पहुंचा, परिचय कोड काला गुलाब। ठीक है, मैं तुम्हारे ही इंतज़ार कर रहा था। तो फिर आइए मेरे साथ मिस्टर फूचिंग, बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चलो। दिलावर फूचिंग को लेकर मुख्य अड्डे पर पहुंचा। वेलकम मिस्टर फूचिंग, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं मिस्टर। मौत के दूत, वे कागजात कहाँ हैं? यह लीजिए, मैंने अपना वायदा पूरा किया। बहुत खूब, हम भी अपना वायदा निभाएंगे, लेकिन इसकी कीमत अदा करने से पहले मैं आपको अकेले में कुछ विशेष एवं मुख्य बातें करना चाहता हूँ। अवश्य। दिलावर, तुम सबको लेकर दूसरे कमरे में जाओ और जश्न मनाओ, हम अभी आते हैं। ओके बॉस, आओ दोस्तों। सबके जाने के पश्चात, हाँ, अब कहिए मिस्टर फूचिंग, आप क्या कहना चाहते थे? अरे अरे, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना। लेकिन फूचिंग ने कुछ कहने की बजाय फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाल कर उस पर तान दिया। खबरदार मिस्टर मौत के दूत, अपने स्थान से हिलने की चेष्टा मत करना, वरना पूरी 6 गोलियां तुम्हारे सीने में उतार जाएंगी। यह क्या मतलब हुआ मिस्टर फूचिंग? मैं फूचिंग नहीं, राम हूँ, लो देखो। ओह, मेकअप। अब फूचिंग के स्थान पर राम खड़ा था। तुम, इतना बड़ा धोखा। राम हंसते हुए, तुम अपने ही जाल में फंस गए मौत के दूत। मैंने तो अपना मेकअप हटा दिया, अब जरा तुम भी अपना नकाब हटाओ, ताकि मैं तुम्हारी सारी दुनिया देख सके कि इस नकाब के पीछे किस शैतान का चेहरा छुपा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और इससे पहले कि राम उनकी मनसा भांप पाता, मौत के दूत ने उन पर छलांग लगा दी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा कुत्ते। धड़ाक। उधर मौत के दूत ने साथी जैसे ही जश्न वाले दूसरे कमरे में पहुंचे, खबरदार कोई भी अपने स्थान से ना हिले। अरे बाप रे, पुलिस! चीफ मुखर्जी और पुलिस फोर्स फूचिंग उर्फ राम को होटल 3 स्टार से ही पीछा करते हुए वहां तक पहुंची थी, जिसका दिलावर को पता ही नहीं चला। शायद यह राम की योजना थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें अपने बॉस के पास ले चलो। मैं तैयार हूँ। उधर राम पर चोट कर बॉस एक तरफ मौजूद गुप्त द्वार की ओर दौड़ा। रुक जाओ, तुम्हारे भागने के तमाम रास्ते बंद हैं। पुलिस ने तुम्हारे पूरे अड्डे को घेर रखा है, लेकिन पुलिस मेरा धूल भी नहीं पा सकेगी।
लेकिन जैसे ही मौत के दूत ने गुप्त बटन दबाकर गुप्त द्वार खोला, एक जबरदस्त घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। धड़ाक। हाय। घूंसा मारने वाला गुप्त मार्ग के दूसरी ओर खड़ा रहीम था, जो वहां के तमाम मार्गों को अब तक जान चुका था। रहीम, वो मारा खूनी शैतान, अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? अब तुम्हारे गुप्त मार्ग मेरे देखे वाले हैं। इन मार्गों को जानने के लिए मुझे कल रात भर जागना पड़ा था। ओह, तुम। फिर राम, यम के बेटे राम रहीम अपने देश के दुश्मन मौत के दूत के लिए साक्षात यमदूत बन गए। यह घूंसा रामू की मौत के लिए और यह लात कालू की मौत के लिए। कुछ देर बाद ही बॉस बेसुध सा फर्श सूंघ रहा था। क्यों? मौत के दूत। देखा यम के दूतों का कमाल। रहीम, जरा नकाब उल्टकर इस शैतान का चेहरा तो दिखाओ। अभी लो भैया। नहीं नहीं। और मौत के दूत के लाख मुंह छुपाने के बावजूद भी रहीम ने उसकी नकाब उल्ट दी। लेकिन नकाब उल्टने के पश्चात जो चेहरा उनके सामने आया, उसे देखकर वे भौचक्के से रह गए। क्या? नगर के सेठ धर्मात्मा करोड़ीमल? उफ, बच्चों के मसीहा सेठ करोड़ीमल। तभी चीफ मुखर्जी भी पुलिस फोर्स के साथ वहां आ पहुंचे। आइए आइए चीफ, यह रहा आपका मुजरिम, अपने ही देश का दुश्मन, मौत का दूत, सेठ करोड़ीमल। क्या? सेठ करोड़ीमल गरीबों का भगवान? हे ईश्वर, विश्वास नहीं होता। ये भी सेठ करोड़ीमल की असलियत जानकर आश्चर्यचकित हो उठे। इस जैसे इंसान ही देश की तरक्की में बाधक बने हुए हैं, अतः इसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। कमिश्नर साहब, ऐसा ही होगा मिस्टर मुखर्जी। डाल दो समाज के इस कीड़े के हाथों में हथकड़ियां। जब पुलिस सभी अपराधियों और सेठ करोड़ीमल को लेकर चली, हाँ राम, वे मिलिट्री के सीक्रेट पेपर ये रहे, लीजिए संभालिए। शाबाश मेरे बच्चों। दोनों अड्डों से तमाम कैदी लड़कों को आज़ाद कर दिया गया। उन लड़कों के अलावा करोड़ों रुपयों का सामान भी मुख्य अड्डे से प्राप्त हुआ। राम रहीम के इस महान कारनामे की देश भर के अखबारों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। जब आम जनता को सेठ करोड़ीमल की असलियत का अखबारों द्वारा पता चला तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली, जबकि सलमा ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखते रहिए यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर। तो दोस्तों कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।